दोस्तों अक्सर जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं अपना कैपिटल गेन बचाने के लिए या जो हमारे पास कैश पड़ा हुआ है उसको खपाने के लिए जो अपनी मकान की रजिस्ट्री है थोड़ा सा सर्कल रेट से कम पे कर देते हैं। ये भूल जाते हैं कि उसका इनकम टैक्स में क्या असर पड़ेगा और आगे आने वाले भविष्य में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एक केस पिछले महीने मेरे पास आया जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बहुत साल पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी सर्कल रेट से कम पर। उसका इनकम टैक्स में केस लग गया, डिमांड भी बन गई, इनकम टैक्स वालों ने उसका अकाउंट भी अटैच कर लिया। जिस व्यक्ति की पेंशन बैंक से आती थी वो उसका अकाउंट अटैच हो गया और 1.5 साल तक उस व्यक्ति को दूसरों से पैसे लेके काम चलाना पड़ा। पिछले महीने हमने सारी प्रोसीडिंग करवाई और उसका जो बैंक अकाउंट अटैच था वो भी खुलवाया ताकि उसको पेंशन मिल सके, वो पेंशन को विड्रॉ कर सके। आज की वीडियो मेरी उसी चीज़ के टॉपिक के ऊपर है कि सर्कल रेट क्या होता है, अगर सर्कल रेट से कम पे खरीदूंगा तो बायर पे क्या फर्क पड़ेगा, सेलर पे क्या फर्क पड़ेगा, कौन कौन सी प्रॉपर्टी सर्कल रेट पे लेनी पड़ती हैं, अगर मेरी मजबूरी है सर्कल रेट से कम लेने पे तब मुझे क्या करना है और इनकम टैक्स वाले कैसे उस चीज़ को फॉलो करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। आज ये सचिन आपको पूरी डिटेल में इस प्रॉपर्टी के बारे में सर्कल रेट क्या होता है वो बताएगा। और दोस्तों प्रॉपर्टी को लेके ऑलमोस्ट सारी वीडियो बना चुका हूं मैं कि सर्कल रेट क्या है, आज बना रहा हूं, कितना कैश ले सकते हैं दे सकते हैं, कैपिटल गेन कैसे बचता है, काफ़ी सारे टॉपिक हैं, कैश कितना लेना है कितना देना है प्रॉपर्टी के अंदर वो भी बताया मैंने। तो आप मेरा वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा जो मैंने प्ले लिस्ट में डाली है। आज की वीडियो सर्कल रेट पे। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टी की, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, जितनी भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी आती हैं उन सब की बात कर रहा हूँ। इनकम टैक्स के अंदर वो कहता है लैंड एंड बिल्डिंग, ये वर्ड लिखा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग बीइंग कैपिटल असेट्स। तो मेरे हिसाब से जितनी भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं वो सब आती हैं, चाहे आपकी वो कमर्शियल हो, चाहे वो नॉन कमर्शियल, चाहे वो नॉन एग्रीकल्चर, लैंड बिल्डिंग तो है ही, शॉप हो, प्लॉट हो, अंडर कंस्ट्रक्शन वो भी आएगा, रेडी टू मूव है वो भी आएगा, कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा रहने का घर अलग है, मेरी इन्वेस्टमेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पक्की रजिस्ट्री है, कच्ची है, एग्रीमेंट हुआ है या आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी पे भी बिकी है, ये रहा पावर अटॉर्नी का, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जो रूल मैं बताने वाला हूँ इन सब प्रॉपर्टी पे पड़ेगा एक्सेप्ट एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर को मैंने लैंड पे थोड़ा सा रेड करा है जानबूझकर, ताकि इतना भी आपको बता रहा हूँ एग्रीकल्चर लैंड कौन सी, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, ओनली रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे सर्कल रेट का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होगी उसके भी काउंट करा जाएगा इस सर्कल रेट में। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, सबसे पहला एग्जांपल है रेडी टू मूव प्रॉपर्टी का। इसको मैंने दो भागों में बांटा है, एक है रेडी टू मूव और एक कंस्ट्रक्शन वाले, दोनों का रूल अलग अलग है। तो रेडी टू मूव में एक व्यक्ति है सलमान जो अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहा है ऐश्वर्या को, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हो अलग है, दूसरा आदमी है ये, ऐश्वर्या को। मैं मान के चलता हूँ कि सलमान ने डिसाइड करा है कि मैं ऐश्वर्या को 60 लाख में प्रॉपर्टी को बेचूंगा और जो उसकी इंडेक्स कॉस्ट है वो 8 लाख आई है, यानी कि सलमान अभी जो बेचने जा रहा है वो 60 लाख की बेचने जा रहा है और जो उसने खरीदी थी जब उसकी वैल्यू निकालेगा इंडेक्स कॉस्ट कैपिटल गेन के लिए तो वो 8 लाख आई है। अब इस सिचुएशन में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का रोल क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ एक चार्ट से। मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें आप समझ सकते हो कि भैया कितना इंपॉर्टेंट है इसको समझना। मैंने 3 सिचुएशन ली हैं। पहले सिचुएशन की बात करता हूँ, मेरा सेल कंसिडरेशन जो सलमान ने सोचा है कि मैं ऐश्वर्या को 60 लाख में बेचूंगा। इनकम टैक्स के हिसाब से 10% का वेरिएशन अलाउ है, यानी कि सरकार मानती है कि यार 10% का फ़र्क मैं मान लेती हूँ, 10% का फ़र्क हो सकता है हमारे सर्कल रेट में और आपके खरीदने बेचने में। तो यहाँ पे सर्कल रेट कितना है इस प्रॉपर्टी का, बॉम्बे में एक प्रॉपर्टी है 60 लाख में बात करिए, लेकिन बॉम्बे की जो अथॉरिटी है यानी कि BMC बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वो कहती है इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो सर्कल रेट है उसके हिसाब से वैल्यू बनती है 68 लाख की। तो मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा यार 60 लाख का 10% अगर मैं एक्स्ट्रा करूँगा तो 66 लाख का बनता है वैल्यू, लेकिन यहाँ कितनी वैल्यू आ रही है स्टैम्प ड्यूटी की 68 लाख। सरकार बोलेगी आपको 68 लाख की ही अपनी वैल्यू माननी पड़ेगी, यानी कि 60 जो लाख है यहाँ पे ये क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे 60 लाख की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि 10% तक अलाउ है, लेकिन आपकी वैल्यू 10% से ऊपर चली गई। अब 68 लाख वैल्यू हो गई, अब फ़र्क क्या होगा 68 लाख से, 8 लाख तो आपकी कॉस्ट है ही, मैंने बोला था। तो जब आप ITR भरेंगे, ITR के अंदर आप दिखाएंगे कि मेरी वैल्यू जो है डीम्ड कंसिडरेशन, जब ITR भरते हैं कैपिटल गेन का वहाँ पे वैल्यू आती है, 3 वैल्यू पूछता है, आपका सेल कंसिडरेशन कितना है 60 लाख आएगा,
फिर पूछेगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मिल जाएगी 68 लाख की। फिर आएगा डीम कंसिडरेशन, यानी कि कितना मान रहे हो आप, हम मानेंगे 68 लाख रुपए। अगर आपने वहाँ कॉलम गलत भर दिया, इनकम टैक्स वाला पकड़ लेगा रजिस्ट्री की वैल्यू से और आपके पास नोटिस भेजेगा। 8 लाख माइनस करके कैपिटल गेन जो लगेगा सलमान पे वो 60 लाख पे करना पड़ेगा। यानी कि मेरे पास आया थी 60 लाख है, लेकिन सर्कल रेट की वजह से जो 8 लाख का फर्क पड़ गया, 8 लाख माइनस करने के बाद 60 लाख के ऊपर मैं कैपिटल गेन पे कर रहा हूँ। दूसरी सिचुएशन ले लेता हूँ, सलमान ने 60 लाख का ही बेचा, फिर 66 लाख 10% का सरकार ने अलाउ करा है कि यार हाँ अलाउ है, लेकिन बीएमसी के हिसाब से जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 66 लाख है। हमने चेंज कर दिया कि वही वैल्यू निकाली, उसकी 66 लाख आई, यानी कि 60 लाख का 10% 66 लाख और 66 लाख ही उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आई है। तो सरकार कहती है 10% का वेरिएशन तो अलाउ है, तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 60 लाख। अब यार 66 लाख नहीं मानना, 66 लाख सिर्फ वेरिएशन के लिए देखना है। यहाँ पे मेरा सेल कंसिडरेशन सरकार की तरफ से 60 लाख माना जाएगा। 8 लाख का मुझे खर्चा मिलेगा जो मैं अपनी कॉस्ट मैच करूंगा। अब मैं टैक्स पे करूंगा 52 लाख पे, कैपिटल गेन टैक्स। अगर लॉन्ग टर्म में तो 20%, शॉर्ट टर्म में तो वो 30% स्लैब रेट के हिसाब से मिलेगा। समझ में आ गई आपको। अब तीसरी सिचुएशन, 60 लाख सलमान खान ने कहा 60 लाख की वैल्यू है, यहाँ पे मेरा वही 10% का वेरिएशन जो है 66 लाख आएगा। यहाँ पे जो स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू है वो है 61 लाख, यानी कि बीएमसी के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है सर्कल रेट जिसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है वो 61 लाख है, यहाँ कम हो गई है। कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, यहाँ हम जो पूरी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि सर्कल रेट से कम पे नहीं होना चाहिए 10% की वेरिएशन के साथ। अगर मैं सर्कल रेट से ज़्यादा ले रहा हूँ तो ना इनकम टैक्स को क्या दिक्कत होगी, और इनकम टैक्स के साथ साथ जो स्टैम्प ड्यूटी वाला है उसे क्या दिक्कत होगी। यहाँ पे उसको स्टैम्प ड्यूटी मिलनी थी 61 लाख पे, लेकिन मेरी क्या वैल्यू यहाँ पे 60 लाख, तो मैं 60 लाख पे करूँगा। स्टैम्प ड्यूटी में 61 लाख पे होगी, लेकिन इनकम टैक्स में 60 लाख ही दिखाऊंगा मैं। अब 8 लाख माइनस करूँगा 60 लाख से, तो यहाँ पे मेरा 52 लाख आ जाएगा। इन तीनों सिचुएशन में मेरा एक कंक्लूजन निकलता है। क्या कंक्लूजन है वो, कि सर्कल रेट का 10% तक अलाव है वेरिएशन, सरकार ने जो माफ़ करा हुआ है कि 10% तक अलाव कर दूंगी, लेकिन अगर वो आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम निकला तो वैल्यू एक्चुअल में ये ली जाएगी, ये नहीं ली जाएगी, और आपको कैपिटल गेन जो है इसी वैल्यू पे करना पड़ेगा अगर आपने सर्कल रेट से कम पे लिया और 10% भी उसके बराबर नहीं बैठा। अब ये तो था सलमान के हाथ में, सलमान को क्या पढ़ना पड़ा, 60 लाख पे ही टैक्स पे करना पड़ा कैपिटल गेन पे, उसको बेनिफिट नहीं मिला जो कि सर्कल रेट से उसने कम पे लिया। अब ऐश के हाथ में क्या फर्क पड़ेगा, जो ऐश्वर्या है उसका भी कुछ नुकसान होगा। 90% क्या, मैं तो कहूँगा 100% लोग ही हैं, एक समझदार होगा, सीए वगैरह इसने पढ़ा होगा, जो बेच रहा है वो तो टैक्स पे करेगा उसके ऊपर सर्कल रेट के हिसाब से। जो खरीद रहा है, सरकार ये मानती है कि भैया 60 लाख की वैल्यू थी तुमने करी है, सर्कल रेट जो मेरा है वो है 68 लाख रुपए, तो इसका मतलब 8 लाख रुपए का आपने कैश में नगद लेन देन करा है, उसका ही मानना है। अगर 60 लाख सेल कंसिडरेशन हो गया और 68 लाख स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, तो सरकार कहती है कि 8 लाख रुपए, मतलब मैंने 8 लाख रुपए उसको एक्स्ट्रा दिया कैश में, तो 8 लाख रुपए पे मेड से टैक्स लिया जाएगा अदर इनकम में। सेक्शन ये रहा, किसी भी समझदार व्यक्ति से पूछ लेना, लॉजिक पे मत चलना। आपको अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, यानी कि ऐश्वर्या को पहले केस के अंदर, ये जो पहला केस है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू थी 60 लाख, सरकार कह रही है कि आपकी वैल्यू प्रॉपर्टी की 68 लाख है, तो इसका मतलब 8 लाख रुपए इसको अपनी इनकम में ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे ये इसके 2 बार टैक्स लगा है, एक तो ऐश्वर्या ने अपनी अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड करा, नोटिस दोनों के पास जाएगा। सलमान के पास नोटिस जाएगा कि भैया तूने 60 लाख दिखाया है सेल कंसिडरेशन, जबकि एज पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, और जो इनकम टैक्स का सेक्शन है 50C, ये इनकम टैक्स का सेक्शन है दोस्तों जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें आपके पास नोटिस आएगा, जुर्माना लगेगा, केस चलेगा, भी 50C की वजह से आएगा। तो 50C में आपने 60 लाख दिखाया है, आपको दिखाना है 68 लाख, तो आपने 68 लाख क्यों नहीं दिखाया। ऐश्वर्या के पास नोटिस जाएगा इस सेक्शन में कि भैया आपने जो वैल्यू पे करनी थी इस वैल्यू की प्रॉपर्टी की वो थी 68 लाख, आपने सिर्फ पे करा है 60 लाख, 8 लाख रुपए आपने अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्यों नहीं दिखाया। ये दोस्तों उन लोगों के लिए है जो कैश को खपाने के लिए सर्कल रेट से भी कम पे करा लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, उसका सर्कल रेट भी 1 करोड़ है, मेरे पास 50 लाख कैश पड़ा हुआ है, मैं बोलूँगा यार 50 लाख रुपए ले ले यार, 50 लाख कम से करा ले, मेरे पास कैश पड़ा, मुझे खपाना है। उसमें क्या होता है पता नहीं होता लोगों को, और कैश मेरे लिए भी ईजी पड़ता है, मुझे भी आगे देना है, तो क्या होता है मैं कहता हूँ हाँ कर दे। क्यों, ज़िंदगी में 1 या 2 बार ही हम प्रॉपर्टी खरीदते और बेचते हैं, तो होता क्या है हमें पता ही नहीं होता। तो यहाँ पे दोनों लोग मरते हैं, बायर भी और सेलर भी दोनों। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों के ऊपर कि जब भी आप रेडी टू मूव ले रहे हो तो आपने इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है
कि एक्चुअल में उसका सर्कल रेट क्या है। अब करना कैसे इसको, रीडू मूव के लिए आप जब भी प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करें तो ध्यान रखिएगा कि एक बार उसका सर्कल रेट पर रजिस्ट्री कितने की होगी ये जरूर पता कर लीजिए, क्योंकि होता क्या है मार्केट वैल्यू अलग होती है, हमारी डील अलग अलग होती है, दोनों में का कैश भी अलग होता है, तो कन्फ्यूजन हो जाती है कई लोगों को कि यार क्या है, क्योंकि हम बात कर रहे थे मार्केट वैल्यू की, यहाँ बात करें सर्कल रेट की, तो उससे पूछ लीजिएगा कि भैया इसका सर्कल रेट के हिसाब से रजिस्ट्री कितने की होगी और मैं वाइट में कितने की पेमेंट कर रहा हूँ, इस चीज़ का पूछ लेना है एग्रीमेंट से भी पहले। अब बात करता हूँ मैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन का बिल्कुल ही अलग इशू है। अलग क्यों है, मान लीजिए मैं एक डीएलएफ में फ्लैट बुक करा रहा हूँ, मैंने बुक कराया है आज, रजिस्ट्री कब होगी उसकी 10 साल बाद। तो जब एग्रीमेंट आज हो रहा है तो सर्कल रेट तो मैं आज का देखूंगा, उसकी वैल्यू 10 साल बाद क्या होगी मुझे क्या पता। तो इस केस में एक रूल है, क्या रूल है बताता हूँ। पहली सिचुएशन आपकी, मैं मान के चलता हूँ एक एग्रीमेंट वैल्यू है, सलमान के केस में ही सलमान ने ऐश्वर्या से एग्रीमेंट कर लिया, बिल्डर का एग्जांपल ले लेते हैं, 60 लाख की एग्रीमेंट हो गया 2018 में कि भैया 2021 के अंदर मुझे एक फ्लैट मिलेगा, मैं आज एग्रीमेंट कर रहा हूँ 60 लाख का और मैंने 10 लाख का चेक दे दिया एग्रीमेंट की डेट पे। एक एग्रीमेंट मेरा बन गया, 60 लाख का एग्रीमेंट उसी प्रॉपर्टी का, 10 लाख मैंने चेक से दे दिया। अब क्या होगा रजिस्ट्री के टाइम पे, यानी कि यहाँ पे 10% का कोई भी यूज़ नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का केस नहीं है ये, यहाँ की बात कर रहा हूँ फिलहाल अभी मैं। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में रजिस्ट्री की 68 लाख रुपए है और मेरी रजिस्ट्री जो मैंने पे करा वो पे करा मैंने 60 लाख रुपए, तो मेरा कोई भी टैक्स नहीं लगेगा इस केस में। क्यों नहीं लगेगा, जब मैंने एग्रीमेंट किया था 60 लाख था उस समय मेरा, मैंने जो एडवांस दिया चेक से दिया है, चेक से देना कंपलसरी है तभी रूल अप्लाई होगा, अगर चेक से नहीं दिया तो बताऊँगा क्या होगा, तो मेरी वैल्यू 60 लाख ही मानी जाएगी। दूसरे केस में 60 लाख का एग्रीमेंट था, मैंने बुकिंग अमाउंट जो 10 लाख देना था वो मैंने कैश में दे दिया, हालांकि ये कैश में अलाउ नहीं है इतना, सिर्फ 10,000 तक 19,999 तक अलाउ है प्रॉपर्टी के केस में, फिर भी मानता हूँ उसने 10,000 रुपये कैश में दे दिया या 10,000 रुपये कैश में दिया, कितना भी दिया हो। इस केस में फिर से उसकी 68 लाख की रजिस्ट्री हुई, जब उसने 2021 में रजिस्ट्री कराई तो स्टैम्प ड्यूटी के हिसाब से 68 लाख की रजिस्ट्री हुई, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कंसिडरेशन 68 लाख माना जाएगा, 68 लाख, और 8 लाख पे इस व्यक्ति को टैक्स पे करना पड़ेगा। सरकार यही बोलेगी कि आपने बिल्डर के साथ कैश में पेमेंट करी है, आपने कैश दिया है, कैश का चक्कर है, क्योंकि सर्कल रेट 68 है। अब यहाँ पे कैश का मना क्यों दोस्तों, क्या होता है लोग बैक डेट में एग्रीमेंट करा लेते हैं, उस बैक डेट से कैश में लिखवा दिया, क्योंकि आसान है लिखवाना, कोई प्रूफ नहीं चाहिए। लेकिन जब पेमेंट चेक से होती है तो इसका मतलब ये कि जेन्युइन है, हाँ भाई पीछे चेक दिया हुआ है, और चेक तो बैक डेट में दे नहीं सकता कोई भी 3 महीने पुराना, तो इसलिए चेक से अलाउ है, कैश से अलाउ नहीं है। तीसरा केस, 60 लाख की मेरी वैल्यू थी, मैंने कोई भी एडवांस नहीं दिया, ना चेक से दिया ना कैश से दिया, यहाँ पे मेरा 68 लाख हुआ, वही सर्कल रेट सेम रहेगा मान के चलता हूँ मैं। यहाँ पे मेरी वैल्यू जो मानेगा वो इनकम टैक्स वाला 68 लाख मारेगा, क्यों, आपने कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं करी है, वरना होगा क्या, मैं आज जाऊँगा बिल्डर से बोलूँगा कि कितने का है, वो बोलेगा 68 लाख का है जी, 68 लाख की रजिस्ट्री होगी, मैं से बोलूँगा यार 60 लाख दूंगा मैं, पीछे के आगे में बना दे मेरा, और 8 लाख रुपये कैश ले ले मेरे से, एक्चुअल पोजिशन बता रहा हूँ ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा इनकम टैक्स वाला आपसे 8 लाख रुपये पर टैक्स लेगा। तो जब हम कंस्ट्रक्शन का केस करते हैं, कंस्ट्रक्शन के केस में कंडीशन यही है कि आपका पहले से एग्रीमेंट होना चाहिए, उस एग्रीमेंट में जो पेमेंट है वो चेक से होनी चाहिए। अगर ये सब है तो आपकी रजिस्ट्री 4 साल बाद 5 साल बाद सर्कल रेट से जितनी मर्जी ऊपर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जनरली होता भी यही है, बिल्डर 10 साल बाद देता है, कोई 5 साल बाद देता है, तो ये कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो मैं इनकम टैक्स के केस करा रहा हूँ आजकल बहुत केस आ रहे हैं, क्वेश्चन ये आता है कि 60 लाख रुपए जो दे रहा है क्या इसकी भी कोई वैल्यू है कि नहीं है। 2018 के अंदर मान लीजिए कमर्शियल शॉप है जिसके पास आप बिल्डर के पास लेने गए हैं, बिल्डर ने कहा कि यार 60 लाख की वैल्यू है, उनने कहा कि यार 30 लाख रुपए काम कर मुझे कैश दे दे, मैं तेरा एग्रीमेंट बना दूंगा 30 लाख रुपए का ही, तो एक काम कर ले, प्रोविजन तो लगेगा नहीं, 30 लाख का एग्रीमेंट बन गया, 3 लाख रुपए एडवांस पेमेंट दे दी उसने चेक से, और यहाँ पे 68 लाख है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस केस में। क्यों, क्योंकि मेरा एग्रीमेंट पहले हो चुका है और मैं एडवांस भी चेक के थ्रू दे चुका हूँ। 68 लाख जो मेरा रजिस्ट्री की वैल्यू होगी 5 साल बाद 4 साल बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 30 लाख रुपए दे दिए और 30 लाख का चेक दिया, 30 लाख का कैश हो गया, 30 लाख का चेक दिया, भारत सरकार ये चेक करेगी कि 1/4/18 को जो आपने शॉप ली है क्या उसकी रजिस्ट्री अगर उस समय होती, जो भी उसका सर्कल रेट है उस समय बनी नहीं है, लेकिन अगर होती तो कितने की होती, तो ये चीज़ जरूर चेक कर लीजिएगा। बिल्डर जब भी बुकिंग लेते हैं, चाहे फ्लैट की लें चाहे शॉप की लें, किसी चीज़ की लें, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैश आ जाए और एग्रीमेंट कम से कम बनाना पड़े।
लेकिन ध्यान रखिए जीएसटी बचाने के लिए या अपने कैश को खपाने के लिए अगर आपने यहाँ ऐसा करा तो भी आप इनकम टैक्स के लफड़े में फंस जाएंगे, क्योंकि आपकी जो शॉपिंग बुकिंग हुई है वो ये सिर्फ 30 लाख की। बहुत कम लोग होंगे लेकिन शॉप बहुत सारी होंगी, तो होगा क्या, काफ़ी सारे लोगों की 60 लाख से बुकिंग होगी। और अगर वहाँ का सर्कल रेट 40 लाख या 50 लाख या 60 लाख निकला तो आपको उस समय भी टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि डबल टैक्स यहाँ भी देना पड़ेगा और टैक्स यहाँ भी। तो कभी भी अपना जीएसटी बचाने के लिए या अपने कैश को कमाने के लिए जब भी आप बुकिंग कराएं अंडर कंस्ट्रक्शन में, तो उस डेट पे भी चेक कर लें कि भैया मेरा अगर आज की डेट में इसकी रजिस्ट्री होती तो क्या इतनी की ही होती, कि ऐसा तो नहीं है कैश खपाने के चक्कर में मैं उससे भी बिलो चला जाऊँ और मुझे टैक्स पे करना पड़े। बहुत सारे हमारे पास केस आ रहे हैं, हम करा रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस तरह के काम मत करना आप। अब दोस्तों प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दी है, अब प्रॉब्लम के साथ साथ सोल्यूशन बताता हूँ कि जब मैं इनकम टैक्स में केस कराता हूँ तो हम क्या क्या ग्राउंड्स लेते हैं और किस तरह का डिस्कशन करते हैं इनकम टैक्स वाले के सामने, ताकि बता सकें कि भैया जो प्रॉब्लम आई है वो जेन्युइन है। भाई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो मेरा प्राइस है वो सर्कल रेट पे ही हो। कई सारी प्रॉपर्टियाँ ऐसी भी हैं जहाँ पे एक्चुअल वैल्यू जो है मार्केट वैल्यू से भी कम है, यानी कि सर्कल रेट से भी कम है। जैसे इस केस में मैंने बताया था सलमान 60 लाख का बेच रहा है, उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 68 लाख की है। क्या अगर एक्चुअल में उसकी वैल्यू 60 लाख रुपए ही निकली, यानी कि मैं डिस्ट्रेस में हूँ, मैं चाहता हूँ यार इसकी वैल्यू इतनी ही है, सरकार ने उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बढ़ा रखी, तो मैं क्या करूँ। हो सकता है कि भैया बाहर मेन रोड का अलग मकान हो, गली के अंदर का अलग हो, या बिल्कुल कोने में है उसकी वैल्यू ही 60 लाख हो, तो होगा क्या, एक्चुअल प्राइस अगर आपका लो है सर्कल रेट से तो वैल्यूएशन ऑफिसर इनकम टैक्स का उसकी वैल्यूएशन करवाता है। हम कहते हैं यार तेरा सर्कल रेट 68 लाख है तो मैं क्या करूँ, मैं तो 60 लाख में खरीदा है, मैं 8 लाख पे टैक्स क्यों पे करूँ। सेलर भी मतलब सलमान भी और ऐश्वर्या भी वो कहें हम 8 लाख का टैक्स क्यों पे करें, एक्चुअल में 60 लाख की वैल्यू थी, 60 लाख की बनती थी, 60 लाख ही दिया हमने, तू 68 लाख रख ले, 1 करोड़ रख ले, हम उससे क्या करना यार। तो वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू निकालेगा, वो चेक करेगा, फैक्ट चेक करेगा कि हाँ क्या वैल्यू बाकी में ही 60 लाख थी। अगर वैल्यू 60 लाख ही है तो वो रिपोर्ट सौंप देगा इनकम टैक्स वाले को। इनकम टैक्स वाला कहेगा हाँ वैल्यू 60 लाख की है यार, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, बीएमसी ने कैलकुलेशन करी है, एक अपनी कैलकुलेशन उनकी 60 लाख आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका केस जो इनकम टैक्स में लगा हुआ है वो ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, कोई फीस नहीं। अब वो वैल्यूएशन कराता है, वैल्यू आती है 68 लाख की, वैल्यूएशन ऑफिसर वो कहता है यार वैल्यूएशन हुई है 68 लाख की आ रही है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी 68 की है, तो फिर आपके ऊपर टैक्स पेनल्टी दोनों लगेगी। आप आगे ग्राउंड लेंगे, अपने एविडेंस देंगे, कोर्ट जाएंगे कि भैया एक्चुअल वैल्यू 60 लाख है, उसके प्रूफ देंगे कि हाँ भाई चेक कर लो मकानों में, मेरे मकान में ये कमी थी, ये फर्क था, तो ये आएगा। हो सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर गया, वैल्यू आई 75 लाख की, भाई ये भी हो सकता है कि वैल्यू कराई 75 लाख निकाल के लिए आया, लेकिन वो फिर वो यहाँ रुक जाएगा, ये वैल्यू रेलिवेंट नहीं है। जब सरकार ने एक वैल्यू फिक्स कर दी है 68 लाख की, तो फिर चाहे जो मर्जी आती रहे, भले 5 करोड़ आ जाए उस मकान की वैल्यू, आपने वैल्यूएशन कराई 5 करोड़ आ गई, उसका कोई यूज़ नहीं है। सरकार ने एक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑथराइज कर दी है, 68 लाख मैक्सिमम इस मकान की वैल्यू है, वो 68 लाख पे रुक जाएगा इस चीज़ से। एक चीज़ दोस्तों और पॉइंट मेरी तरफ से, फैमिली ट्रांसफ़र जो होते हैं, बाप बेटे को देता है, बेटी को देता है, आपस में करते हैं, इस पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों, जब बेटा बाप को दे रहा है या क्या नाम है आपस में कर रहे हैं फैमिली के अंदर, तो वहाँ पे टैक्स इवेजन का कोई चांस नहीं है, कंसिडरेशन भी नहीं होता, कोई बाप बेटे को पैसे नहीं देता, बेटा बाप को पैसे नहीं देता, या बेटी को जो जिसको भी दे रहे हैं कोई एक दूसरे को पैसा नहीं देता, तो वहाँ पे ये चक्करबाजी नहीं चलता। ये चक्करबाजी सिर्फ इसीलिए कि लोग कैश खपाने के लिए सर्कल रेट से कम पे रजिस्ट्री करा लेते हैं, और कैपिटल गेन बचाने के लिए कि यार अगर मैं 1 करोड़ की बेचूंगा तो मेरे पर टैक्स लग रहा है 50 लाख का, एक काम कर 60 लाख की लूँगा यार, मैं 60 लाख की रजिस्ट्री कराओ, उसकी कम टैक्स पे करूँगा मैं। लेकिन यहाँ पे तो टैक्स का चक्कर कोई नहीं है, बाप बेटा एक ही फैमिली के हैं, टैक्स बचा के क्या करेंगे, टैक्स इवेजन कोई नहीं है। और दोस्तों एक चीज़ और, सिर्फ 19,999 का प्रॉपर्टी के अंदर कैश अलाउ है, यानी कि अगर आपने इससे ज़्यादा का कैश लिया तो आपको 100% पेनल्टी लगेगी। इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी टॉपिक हैं प्रॉपर्टी से लेके, चाहे वो होम लोन हो, सिलेक्शन हो प्रॉपर्टी का, कैसे सिलेक्ट करनी है, सर्कल रेट कैसे करना है, कैश कितना ले दे सकते हैं, सर्कल रेट से ऊपर लिया कैश जो ब्लैक का आता है उसका क्या करना होता है, सब टॉपिक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। दोस्तों अगर अच्छी नॉलेज मिली हो और वीडियो में मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक करके जितना हो सके अपने सर्कल में, व्हाट्सअप, फेसबुक पे और स्पेशली सीनियर सिटीजन को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जाने अनजाने में लोग सर्कल रेट से कम पे करा लेते हैं, ना तो मुझे पता होता और ना ही जो बिल्डर होते हैं और डीलर होते हैं वो भी इन बारे में कुछ भी ना तो बताते हैं और उनको भी नॉलेज नहीं होती कायदे से। तो इसलिए, और इससे लेके कोई अगर क्वेरी है आपकी तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। साथ में आप चाहते हैं मेरी कोई एडवाइस लेना इस डील से पहले, तो आप जो मैं नंबर नीचे आ रहा है
इस पर फ़ोन करके मेरे से बात भी कर सकते हैं। और अगर इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी आपके पास इस तरह का नोटिस आ गया है और चाहते हैं मैं हैंडल करूँ, उसके लिए भी आप मुझे कॉल करके अपॉइंट कर सकते हैं। जल्दी मिलूंगा एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।